फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जी दो पीसीबी पड़े हुए हैं। तो ये जी डॉलन्स का 2 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। तो उसका इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और इसमें मसला क्या है कि ये जो नॉर्मली जो है ये हमें P4 का एरर दे रहा है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और इसके देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है। और इसका जी ये देखें IPM वगैरह और ये दूसरी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं। P4 का एरर जो है वो उसको रिमूव करने के लिए इंडोर पीसीबी का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है वो मसला ये हुआ है कि ये एरर तो अपने जगह पे मौजूद है, लेकिन मैंने चूंकि इसका इंडोर पीसीबी भी साथ मंगवाया हुआ है ताकि इसको मुकम्मल तौर पे इसके साथ अटैच करके चेक किया जा सके। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मैं इसके साथ जी देखें ये नॉर्मल जो मोटर है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये मोटर जो है इस पे काम नहीं कर रही है, जबकि इसके मैंने तमाम कम्बिनेशंस भी ट्राई कर लिए हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उन कम्बिनेशंस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसकी वायर्स को कैसे आगे पीछे करके तो इसको लगाया जाता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बात की। अब ये तो हो गया जी कि ये इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। फिर मेरे पास एक नहीं 2 मोटर्स हैं, 3 मोटर्स हैं, बल्कि एक और भी मोटर है तो वो भी मैंने ट्राई की है। तो देखें ये एक किस्म मेरे पास ये है, क्योंकि इसका फीडबैक का जो वायर्स होती हैं ख़ास तौर पे वो डिफरेंट होती हैं, तो इनमें भी फ़र्क आता है। लेकिन ये आसानी से हम इन वायर्स को आगे पीछे करके तो इनको चला सकते हैं, इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जब हम इसको इन दोनों मोटरों को मैं ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो भी मैं एरर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या एरर है। इस वक्त मैं इसको मुकम्मल तौर पे यहाँ पे देखें, पहले आपको मैं पीसीबी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये पीसीबी जो है 2 पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल है। मतलब कि देखें एक मेन पीसीबी है और एक इसके साथ पावर सप्लाई या फिर इसका SMPS सिस्टम आप कह सकते हैं, तो बल्कि है SMPS सिस्टम। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें यहाँ पे फेज और न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से फिर आउटपुट की सूरत में फिर जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो पॉइंट निकल रहे हैं। मतलब 220 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इस SMPS से होके तो यहाँ से 12 वोल्ट DC जो है वो बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एक पूरा वो इसका पावर सप्लाई यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो अब यहाँ पे नॉर्मली जो होता है कि अक्सर PCBs के अंदर जो ऐसे PCBs होते हैं जो कि AC मोटर को चला रहे होते हैं तो उनके अंदर कैपेसिटर भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है देखें मेरे पास किसी किस्म का कोई कैपेसिटर जो है वो फैन मोटर के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा से जो मेरे पास मोटर्स हैं इनमें फैन मोटर इंस्टॉल करके तो इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ और इनको चला रहा हूँ। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे इंस्टॉल किया। तो देखें नॉर्मली जो है वो मैंने वायर्स की पोजीशन को मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, कि वायर जो है वो मेरे यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंस्टॉल है, इलेक्ट्रिक कहाँ पे आ रही है। तो देखें यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक आ रही है, तो इन 2 पॉइंट्स को मैंने इनके मुताबिक मैंने सेट कर लिया है। जबकि तीसरा पॉइंट जो होता है वो इसका कैपेसिटर के लिए होता है। तो मैंने देखें यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कैपेसिटर है वो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास इस वक्त तकरीबन 0.8 जो UF है या माइक्रोफैरड है उसका कैपेसिटर है। तो यहाँ पे इसको 1.5 का लगता है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है वायर वाला, क्योंकि वायर के बगैर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वायर वाला चाहिए था। तो यानी कि हेल्प कर लेगा मेरी कि मुझे ये काम करना, यानी कि मेरे लिए ये टेस्ट करना जो PCB को टेस्ट करना है वो हो जाएगा। तो मैं इसको देखें डायरेक्ट जो है यहाँ पे रेड एंड वाइट जो वायर है तो यहाँ पे दोनों पे कैपेसिटर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों पे कैपेसिटर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो देखें डायरेक्ट मैंने वायर्स को इसके अंदर लगा दिया है। तो देखें यूँ मैंने ये देखें कैपेसिटर जो है वो इंस्टॉल कर दिया ताकि यहाँ पे जो मोटर है उसको पावर मिल सके। इसके बाद इसका जी कम्बिनेशन जो है वो भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको स्टडी की है और स्टडी करके पूरा इसको चेक किया। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसका जो PG या फिर फीडबैक का कनेक्टर है वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट लगे हुए हैं। तो देखें नॉर्मली तो हम सबको पता है तो कि इसमें ग्राउंड होता है, इसमें फीडबैक का एक होता है और एक वोल्टेज का होता है। देखें यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है ये 1 नंबर है, तो इसकी पिन नंबर 1 जो है इसकी ग्राउंड है और पिन नंबर 2 जो है और 3 जो है ये हम चेक करेंगे आगे चल के
कि यहाँ पे क्या पोजीशन आती है और क्या कितने वोल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि ये एरर क्या दे रहा है और जिसकी वजह से मुझे परेशानी आ रही है, क्योंकि मैंने P4 का एरर ख़त्म करना है लेकिन इस वक्त ये इस एरर पे आके तो ये अटक गया है। तो ये देखें जी, मैंने इसका जी प्रॉपर तरीके से जो मोटर की जितनी भी पॉइंट्स है उसके मुताबिक मैंने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसला क्या दे रहा है इस वक्त। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो 17 डिग्री टेम्परेचर है वो इस वक्त डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चल रही है। अब इसकी थोड़ी देर में देखें जी, ये इसकी मोटर जो है उसने भी स्टार्ट ले लिया है। अब ये स्टार्ट लेने के बाद जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो काम करता रहेगा और फिर इसके बाद ये एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो E3 है, E3 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ रहा है। अब E3 का एरर जो है वो क्या चीज़ है जी? तो E3 का एरर ये है कि ये हमें बता रहा है कि आपका जो PCB है इस वक्त तो काम सही कर रहा है, लेकिन जो मोटर की फीडबैक है या मोटर जो है वो आपकी नहीं चल रही है, जाम है, रुकी हुई है, डैमेज है या वायर कनेक्शन नहीं सही लगे हुए, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है। तो नॉर्मली हमें तो पता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल मोटर है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वोल्टेजेस वगैरह चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये मोटर जो है वो क्यों कंपेटेबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको दूसरी मोटर भी दिखाई। तो इसको दोबारा से मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, तो चेक करते हैं जी। और अब देखें, जब हम इसके वोल्ट्स को चेक करेंगे तो वोल्ट के लिए देखें इसकी पिन नंबर 1 पे जो है वो हम ग्राउंड है चुके, तो हम ब्लैक प्रोब रख देते हैं। और इसके बाद पिन नंबर 2 को चेक करते हैं, 1 और 2 को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है जी। तो 1 के साथ देखें जी किसी किस्म के कोई वोल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि पिन 1 जो 2 है वो है जी फीडबैक की पिन, और यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है जी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें जी 3 पे जो है इस वक्त यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस तो यहाँ पे मौजूद है जी कि यहाँ पे ये वाला PCB जो है वो 12 वोल्ट जो है वो VCC दे रहा है, जबकि हमारे पास ये वाली जो मोटर है ये मोटर जी 5 वोल्ट जो VCC होता है उस पर काम करती है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि और इसमें क्या क्या फ़र्क है जिसकी वजह से ये जो है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि इनके अंदर जो हॉल सेंसर्स होते हैं वो क्या कहते हैं अगर डिफरेंट हो गए तो फिर भी ये मसला करेंगे। तो चले आगे चलते हैं मज़ीद और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे और डिफरेंस के साथ जो है वो कंपेटेबल नहीं हो रही है। और अभी जो है इसकी ओरिजिनल मोटर जो है वो हमारे पास पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये मोटर मेरे पास मौजूद है। तो इसमें देखें ये बॉडी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो बाकी अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो ये इतना कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। तो देखें सिर्फ क्या हुआ है कि ये देखें जी उसके अंदर मैंने आपको बताया था जैसे कि कैपेसिटर लगा होता है, तो ये देखें कैपेसिटर जो है वो एक्सटर्नली यहाँ पे इसके साथ लगाया गया है, क्योंकि बड़ा सिस्टम था, बड़ा मोटर थी, इस वजह से उन्होंने कंपनी ने क्या किया है इसको आउटसाइड पे लगा दिया है। और देखें यहाँ पे ये 3UF का कैपेसिटर यानी कि 3 माइक्रोफैरड का 450 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है, तो ये इन्होंने इसके साथ लगाया है। इसके अलावा देखें यहाँ पे ये 2 वायर्स यहाँ पे छोड़ी हैं और 2 वायर्स इधर डाल दी हैं। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला है, सिर्फ वो है कनेक्शंस का फ़र्क है, क्योंकि कैपेसिटर जब उसके PCB के ऊपर लगा होता है तो फिर ये 3 वायर्स होती हैं सिर्फ। अब यहाँ पे इसका देखें कम्युनिकेशन का अगर या इसका जो फीडबैक का सिस्टम है तो उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखें वो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम ही यहाँ पे बना हुआ है। तो देखें V आउट वो आउट है और VCC और ग्राउंड है, तो वो सेम टू सेम है, जबकि इसके अंदर भी एक छोटा कैपेसिटर जो है वो लगाया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो कैपेसिटेंस कुछ दी गई है, तो वो हम चेक कर लेंगे कि ये कैपेसिटेंस किस लिए दी गई है, क्योंकि दोनों के हम फीडबैक सिस्टम को निकालेंगे और उनको चेक करेंगे, स्टडी करेंगे। अब मज़ीद बात को समझने के लिए देखें मैंने एक PCB लिया है जो कि DC इन्वर्टर एयर कंडीशन का ही PCB है, लेकिन इसमें जो मोटर आती है वो है जी AC ऑपरेटेड। तो देखें AC ऑपरेटेड और इसका ये FG या फीडबैक इस पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये देखें जी इस पिन पे VCC लिखा हुआ है, फिर FB लिखा हुआ है और ग्राउंड है।
तो इसका मतलब है कि ये इसका फीडबैक पे लगा हुआ है। तो अब इसके हम वोल्टेजेस चेक करते हैं कि इस पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं इस वक्त जब हम मोटर के बगैर, और जब हम मोटर के साथ चेक करते हैं तो फिर क्या होता है जी, तो वो भी देख लेंगे। अब यहाँ पे बात को मजीद समझने के लिए हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं, और इलेक्ट्रिक देने के बाद फिर चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्टेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो इसको मैंने इलेक्ट्रिक दे दी हुई है, आप सिर्फ रिमोट से ऑन करना था, तो ये मैंने ऑन कर दिया और देखें जी ये मोटर भी चल गई है। लेकिन ये देखें जी ये फीडबैक की जो वायर है यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब हम यहाँ पे इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पे जब इसके ग्राउंड के साथ हमने इन्हें टच किया, तो ग्राउंड के साथ टच करने के बाद थोड़ा सा जी ये देखें जी, ये देखें जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त 5 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। और इसके सेंटर वाली पिन पे देखते हैं जो कि फीडबैक की पिन है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी 4.95 वोल्ट ही हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है इस वक्त। तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स पे सेम वोल्ट आने चाहिए जब आप इसके साथ फीडबैक नहीं लगाएंगे। और जब फीडबैक लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने फीडबैक की जो मोटर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, और अब चेक करेंगे कि इसमें कितने वोल्ट्स आ रहे हैं और क्या पोजीशन बन रही है। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखें मैंने ऑन किया, और अब ये देखें जी मोटर जो है इस वक्त मैक्सिमम स्पीड पे मैंने लगाई हुई है। तो देखते हैं कि इसके कितने वोल्ट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब हमने इसकी पिन नंबर देखें ग्राउंड और पिन नंबर VCC, तो यानी कि यहाँ पे देखें VCC पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 5 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 4.96 वोल्ट आ रहे हैं। जब हम FB के साथ चेक करते हैं तो फिर हमें कितने वोल्ट मिलने चाहिए, तो देखते हैं जी कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 2.656 जो है वोल्ट्स इस वक्त DC जो है वो आ रहे हैं। और ये फीडबैक जा रही है किसको जी, ये जा रही है माइक्रो कंट्रोलर को, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर इसकी स्पीड और इसकी मूवमेंट को यानी कि वो चेक कर रहा है कि हाँ भाई इसमें मूवमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे जी नेक्स्ट जो है वो हम इस मोटर को चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका फीडबैक मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें वोल्ट्स कितने आ रहे हैं और क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो फीडबैक से कितने आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे को तो हमने चेक कर लिया। और ये देखें जी मोटर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकेंगे कि यहाँ पे कितने क्या क्या वोल्ट आ रहे हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखें इसके ग्राउंड पे जब हमने लगाया ग्राउंड और इसके VCC पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। तो यहाँ पे देखें जी 12 वोल्ट ही आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके आने चाहिए। अब यहाँ पे फीडबैक देखते हैं कि फीडबैक क्या दे रहा है जी। तो फीडबैक देखें जी इस वक्त 4.61 दे रहा है, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है इस वक्त। ये देखें जी बिल्कुल जी मैक्सिमम स्पीड पे है। थोड़ा स्लो कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं कि इसके कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो अब क्या है जी, अब भी देखें जी 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं, कभी 5 पे जा रहे हैं। तो मतलब कि इसके वोल्ट जो है आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, और उसका आउटपुट जो था वो बहुत कम था। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि और इसको खोलने के बाद तो इनमें क्या डिफरेंस मौजूद है जी। अब यहाँ पे देखें मैंने मोटर को खोल लिया है, और इसके देखें सर्किट को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो देखें अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक हॉल सेंसर लगा हुआ है। हॉल सेंसर क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख के तो उनसे सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है उसमें, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। और आगे हम चलते हैं, अब इसका सर्किट देखते हैं। तो देखें ये हॉल सेंसर जो है 651 नंबर इसका नंबर है, और ये एक बायपोलर जो है वो हॉल सेंसर है। तो हमें यहाँ पे ये कौन से सिग्नल देगा जी, ये एनालॉग सिग्नल्स देगा। फिर आगे PCB जो है उसको चेंज करके तो फिर आगे उसको माइक्रो कंट्रोलर को वो है फीडबैक देता है। अब यहाँ पे जो है वो देखें रेजिस्टेंस लगी हुई है, 10K की रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1.2K की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। तो ये इसकी सारी जो है स्कीमेटिक है, आप इसको पास करके तो अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी मोटर जो है उसको भी मैंने खोल लिया है। तो इसका सर्किट तकरीबन सेम टू सेम ही है, लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है।
तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो तकरीबन एक जैसा ही है, ये इसमें डिप जो है वो सर्किट यूज़ किया गया है और ये इसका लाइंस हैं जो इसकी प्रिंट्स हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका जो स्कीमेटिक है वो कैसे काम करता है जी। तो देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी पहले देखी हुई है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अब बात को समझने के लिए। तो देखें यहाँ पे जो वायर्स हैं वो देखें, वायर्स के कनेक्शन जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल और ये इस तरह कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, फिर ये देखें सिंपल वायर है और यहाँ पे देखें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि वायर्स की पहचान की जा सके। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ किया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे 449 नंबर हॉल सेंसर लगा हुआ है जो कि एक यूनिपोलर सेंसर है जो कि डिजिटल सिग्नलिंग के लिए यहीं से यूज़ किया जाता है और बाकी तकरीबन सेम टू सेम है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप पास करके वीडियो को देख सकते हैं तो देखें यहाँ पे 1.2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, बाकी वो सेम है। 100 नैनोफैरड का यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बाकी ये तकरीबन सेम टू सेम ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क जो सबसे बड़ा फ़र्क है और मेन फ़र्क है वो यूनिपोलर और बाइपोलर हॉल सेंसर की वजह से है और इसी वजह से जो वह है एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये समझ गए होंगे कि अब इन मोटर्स को एक दूसरे के साथ कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप ये पीसीबी इसके अंदर फिट कर सके या फिर कि हॉल सेंसर इसका सेम टू सेम अगर आपको मिल जाए या आपके पास हो तो आप हॉल सेंसर चेंज करके तो आप एक मोटर को दूसरी मोटर में कंपैटिबल बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, मैंने तकरीबन पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप के लिए ये जो मुश्किल होगी वो अब आइंदा कभी नहीं होगी।